नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। दोस्तों, हम लोग क्राउन का गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा था, उसमें हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे। देखिए, पॉलिटी में हम पॉलिटी को पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन पॉलिटी में ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें कौन सा पॉइंट याद करने वाला है या कौन सा अनुच्छेद याद करना है, कौन सा जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। हाँ, मैं आज कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर ऐसे पढ़ने से होगा। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं पूरा डिटेल में तो पढ़ा नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग भी उतना टाइम अभी दे नहीं पाओगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको, अगर क्राउन नया नया आप लोग पढ़ रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उसको कैसे पढ़ना है, तो ये आपको थोड़ा उसमें पढ़ने में सुविधा होगा। इसीलिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। और बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको इस प्रोग्राम से मास्टर बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और मैं कमेंट भी पढ़ रहा था, बहुत सारे लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है, उसके लिए चलिए आप लोगों का धन्यवाद। और अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पॉलिटी शुरू करते हैं, और इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रस्तावना तक। अब आज संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र में हम लोगों ने बताया, मैंने कहा था कि जो भाग है, जब आप भाग याद करोगे तो उसमें कुछ अनुच्छेद भी याद कर लेना। जैसे ये भाग है तो इसमें भाग 1 याद करो आप, तो इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं। तो संघ उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता है 5 से 11। भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। तो ये आप ऐसे थोड़ा इसको याद करो, और जो जो मैंने टिक लगाया है उसको भी आप लोग याद करना, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें अनुच्छेद है कितना, 1 से 4 तक। इसमें पहला अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का क्या नाम होगा, किस नाम से ऑफिशियली इसको जाना जाएगा। तो भारत हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया। ठीक है। और ये राज्यों का संघ होगा, मतलब जो स्टेट होंगे उसका कलेक्शन ऑफ स्टेट से ये संघ बनेगा। ठीक है। उसके बाद भाग अनुच्छेद 2 में दिया गया है टर्म एंड कंडीशन की, ये संसद के विधि द्वारा कैसे नए राज्य को प्रवेश देगी, या कोई पुराना राज्य है उसका स्थापना करेगी, मतलब इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। ठीक है। अब देखिए, शुरू में क्या था कि शुरू में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय ना क, ख और ग ऐसे करके ना ग्रुप बना हुआ था। ठीक है। और इसमें कुछ स्टेट रखे हुए थे, इसमें कुछ स्टेट रखे हुए थे, इसमें कुछ स्टेट रखे हुए थे। ठीक है। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, बिल आया, तो उसमें क्या किया गया, इस सब को समाप्त कर दिया गया, ये वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया, और सीधे टोटल क्या किया गया कि उस समय 14 को स्टेट और 7 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है। 7 या 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस टाइप से इस वर्गीकरण को समाप्त करके ऐसे कर दिया। अब देखिए, उसके लिए राज्य पुनर्गठन बिल लाने के पहले 2 कमेटी का गठन हुआ था। एक एस के धर, ये 1948 में आया था, और ये धर था, और एक फजल अली के नेतृत्व में एक गठन हुआ था 1953 में। ठीक है। अब देखिए, ये दोनों कमेटी जो थी, इन्होंने बताया कि इनका रिकमेंडेशन था कि आप ना भाषा के आधार पे किसी भी राज्य का गठन मत कीजिए। ठीक है। ये दोनों कमेटी यही बोली, लेकिन फिर भी इस कमेटी के रिकमेंडेशन के विपरीत जाके भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में रामूली जो थे वो आंदोलन चला रहे थे और अनशन किए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद वहाँ दंगे होने लगे। फिर उसके बाद नेहरू जी नहीं चाहते थे कि जो अभी देश नया नया आज़ाद हुआ है उसमें ज़्यादा इस टाइप का कोई गड़बड़ी हो, और लोग मतलब राष्ट्रवाद को छोड़ के किसी दूसरे ओर पे मुड़ जाए, या मतलब क्षेत्रीयतावाद ज़्यादा मतलब चरम पे फैले। तो इसलिए उन्होंने राज्य का घोषणा कर दिया कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो जाएगा। तो वही 1953 में उन्होंने आंध्र प्रदेश का स्थापना करवाया। ठीक है। उसके बाद उसी समय वर्गीकरण को समाप्त करके जो 1956 में बिल पारित हुआ, उसमें 14 को राज्य और 6 को केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 14 को राज्य और 6 को केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। वो क ख ग वाला वर्गीकरण था जो, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। देखिए, आप लोग जो ये राज्य हैं उनका स्थापना का वर्ष याद करना है, तो आप लोग ऐसे याद कीजिए। मेघा 69 नंबर, गुजरात को 60 नंबर आया था, नागालैंड को 63 नंबर आया था, हरियाणा को 66 नंबर आया। मान लीजिए कोई ये लोग कोई एक परीक्षा में बैठा और इसको इतना इतना नंबर आया। ठीक है। गोवा को कितना आया? गोवा को 87 नंबर आया। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद कीजिए। अब देखिए, इसमें क्या था, राज्यों का गठन कैसे हुआ, पूरा ये हिस्ट्री इसका दिया हुआ है। ठीक है। कैसे कैसे पहले तो रियासतों का विलय हुआ, फिर उसके बाद राज्यों का गठन, फिर 1948 में वही दर आयोग लिखा है लेकिन धर आयोग है, और फजल अली आयोग का 1953 में गठन हुआ। फिर उसके बाद दोनों के आधार पे 1956 में संसद को बिल पारित की, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956,
और उसके आधार पर फिर राज्यों का गठन हो गया। ये मतलब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित पर, आज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ठीक है, 8 या शायद 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, अब देखिएगा उसको थोड़ा सा एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब देखिए ये थोड़ा सा आप लोग जब झारखंड का कब गठन हुआ, मिजोरम को कब मिला, गोवा कब बना, ये सब थोड़ा सा यहाँ याद कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ये सब नया राज्य बना हुआ है। इसका थोड़ा सा क्रम याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ पहले बना था कि उत्तराखंड पहले बना था। ये थोड़ा बस क्रम याद रखना है। बाकी आपको तो पता ही है कि छत्तीसगढ़ बना है, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना बना था। तेलंगाना तो सबसे बाद में बना है। ठीक है, लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में बाद में झारखंड बना है, छत्तीसगढ़ सबसे पहले बना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तेलंगाना के बारे में यहाँ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग करंट में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। और तेलंगाना ऐसे भी हमारा होम स्टेट है नहीं, तो हम उतना कोई जानकारी इकट्ठा नहीं करेंगे। ठीक है, बस इसका राज्य का नाम, राजधानी और उच्चतम न्यायालय कहाँ है, उच्च न्यायालय कहाँ है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए नागरिकता। नागरिकता ना, इसमें जितना सारा चीज़ दिया हुआ है ना नागरिकता, उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ना है। नागरिकता का सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि नागरिकता कैसे मिलता है। ठीक, तो पहला नंबर यहाँ देखिए, ये पहले तो ये नागरिकों का अधिकार देख लेते हैं। 15, 16, 19, 29 ये संविधान द्वारा मतलब जो नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। ठीक है, 15, 16, 19, 29। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन से अनुच्छेद हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो 15, 16, 19, 29। ठीक, अब देखिए इसमें शायद 30 भी आता है, तो एक बार आप लोग चेक कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कुछ जैसे पोस्ट है जो सिर्फ भारत का नागरिक ही मतलब धारण कर सकता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। इसका कहने का मतलब यह है कि अमेरिका का कोई आदमी अगर यहाँ आके नागरिकता ग्रहण कर लेता है, उसको सरकार नागरिकता दे दे, तो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यही है कि मतलब नागरिक पहले बनेगा तभी बनेगा, बिना नागरिक बने नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सिर्फ नागरिक ही यहाँ लोग वोट कर सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अब देखिए नागरिकता कैसे मिलता है। ठीक, तो पहला नंबर यहीं पे रहा हो, मतलब आज़ादी के पहले रहा हो, माता पिता यहीं पे रहे हों, या कोई ऐसा जो टाइम पीरियड जो संविधान निर्धारित किया हो कि इतना मतलब संविधान लागू होने से पहले कम से कम इतना साल रहा हो इंडिया में, मतलब 1950 में संविधान लागू हो तो 5 साल मतलब पहले से रह रहा हो इंडिया में, तो मतलब मिल जाएगा। ठीक है, माता पिता अगर इंडिया में रहते हो तो वो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान से कुछ लोग आया, उनको भी नागरिकता दिया गया, तो उसके लिए टर्म एंड कंडीशन है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, मुझे याद है, कि क्या संपत्ति खरीदने से भारत की नागरिकता मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है, संपत्ति खरीदने से भारत की नागरिकता नहीं थी। अगर ऐसा रहता तो कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत सारी कंपनियाँ जो भारत में आती हैं और यहाँ पे फैक्ट्रियाँ स्थापित की, तो वो ज़मीन खरीद के ही स्थापित करती हैं, या कंपनी वो अपना ऑफिस बनाती हैं तो ज़मीन खरीद के अपना बड़ा बड़ा ऑफिस बनाती हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई बाहर से आएगा तो उसको नागरिकता ऐसे ही नहीं मिलेगा, या तो उसका यहाँ जन्म से मिल सकता है। ठीक है, जन्म से मिल सकता है। दूसरा क्या होगा कि अगर उसके माता पिता यहीं होंगे, दादा दादी यहीं के होंगे, इंडिया के नागरिक होंगे, तब मिल जाएगा। तीसरा, अगर यहाँ पे आया और कुछ दिन रहा, उसके बाद सरकार से अप्लाई किया कि हमको मतलब नागरिकता चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा मतलब वो नागरिक बन सकता है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली यही पूछा जाता है, लेकिन संपत्ति खरीदने से नागरिकता नहीं मिलता है, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली ऐसा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। और ये जितना भी अधिनियम है ना, इसमें बहुत सारा संशोधन हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ना है, इसको हम लोग पॉइंटर से पढ़ेंगे, पॉइंटर घटना चक्र से पढ़ेंगे। ठीक है, नागरिकता की समाप्ति कैसे होगा ये दिया गया है। पहला नंबर, कोई स्वेच्छा से त्याग कर दे। दूसरा, कोई बाहर का नागरिकता प्राप्त कर लेगा, तो चूँकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, एकल और एक हरी नागरिकता है, मतलब एकल कहने का मतलब कोई नागरिक जो अपने देश का भी नागरिक होता है, राज्य का भी नागरिक होता है। ठीक है, अलग अलग नहीं, कोई भी बिहार का अगर कोई निवासी है तो भारत का ही नागरिक होगा, ऐसा नहीं कि बिहार का नागरिक होगा। ठीक, और एक हरी नागरिकता मतलब आप न या तो भारत के नागरिक रहिए, नहीं तो कनाडा के नागरिक रहिए, मतलब एक ही देश के नागरिक रह सकते हैं। अगर भारत का कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करता है तो यहाँ का नागरिकता उसका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब
यहाँ देखिए एकल नागरिकता के बारे में यहाँ दिया हुआ है, वही मैंने बताया था। लेकिन अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता, मतलब वहाँ का नागरिक अपने जैसे भारत का भी नागरिक है, अगर बिहार में रह रहा है तो बिहार का भी नागरिक है, ठीक है। तो ये सिस्टम अमेरिका वगैरह में है, स्विट्जरलैंड में, लेकिन यहाँ इंडिया में नहीं है। इंडिया में सिर्फ भारत का नागरिक है, ठीक है। राज्य का नागरिकता का ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब देखिए मौलिक अधिकार, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। देखिए मैंने कहा था ना कि 30 भी होता है, उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 30 भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, मतलब भारत के नागरिकों को ही मिलेगा, विदेशी को किसी को नहीं मिलेगा, ठीक। 15, 16, 19 और 29, 30, ठीक है। मतलब ये जो 5 अनुच्छेद हैं ये सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त, ठीक है। अब देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में क्या हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले मौलिक अधिकार को याद करना है। क्या याद करना है भाई, देखिए मौलिक अधिकार को ये वाला याद करना है कि 14 से 18 तक है समता का अधिकार, ऐसे याद कीजिए। 14 से 18 समता, 19 से 22 स्वतंत्रता, 23-24 में शोषण, 25 से 28 में धर्म, ठीक है। तो ऐसे करके याद कीजिए। एक और होगा, ठीक है। देखिए शिक्षा और संस्कृति 29-30 और संवैधानिक उपचारों का, तो ये तो एक ही अनुच्छेद है, इसको कोई नहीं भूलता है, ये सबसे अंतिम है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको ऐसे करके आप लोग याद कीजिए, ठीक। अब देखिए मौलिक अधिकारों में संशोधन होगा कि नहीं। अब क्या हुआ था कि जब शुरू में जब मौलिक अधिकार, जब संविधान बना था तो उसके बाद बहुत सारा केस वगैरह चला सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट समय समय पे कुछ डिसीजन दी, जिसमें उसमें शुरू में बताया कि नहीं संशोधन नहीं होगा, फिर कभी बताया कि संशोधन होगा। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो इसको ना केस वाइज याद करना है कि मतलब किस केस में बोला था कि संशोधन होगा, किस में बोला संशोधन नहीं होगा। देखिए स से संकरी और स से संशोधन होगा, मतलब संकरी वाला जो केस है ना, संकरी बनाम भारत संघ 1951, इसमें बोला कि संशोधन होगा, ठीक। अब देखिए गोकलनाथ, तो गोकलनाथ में नाथ, नाथ मतलब नाथ जी बोले नहीं, तो गोकलनाथ वाला केस जो था उसमें बोला सुप्रीम कोर्ट कि नहीं, मूल अधिकार में कोई संशोधन नहीं होगा, ठीक। ये हो गया। लेकिन एक और केस आया केशवानंद भारती, ठीक है, केशवानंद भारती। अब देखिए केशवानंद भारती में क्या था, इसमें बोला ना कि संशोधन कर सकते हैं आप, लेकिन कोई ऐसा संशोधन नहीं कीजिएगा जिससे संविधान का मूल ढांचा मतलब बिगड़ जाए। जैसे मूल ढांचा क्या बोला कि जो संविधान का मूलभूत लक्ष्य है, जैसे धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, गणतंत्र, ये सब मतलब ना मूल ढांचा है, मतलब एक मोटा मोटी जो हमारा प्रस्तावना में समरी दिया हुआ है, तो ये बिगड़ना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप धर्मनिरपेक्ष को बजा ऐसे करके हिंदू राष्ट्र घोषित किया, मुस्लिम राष्ट्र घोषित, इस टाइप का संशोधन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कब कहा उन्होंने, 1973 में। तो ये वाला मूल ढांचा का सिद्धांत भी दिया और बोला कि मूल अधिकार में संशोधन होगा, ठीक। तो केशवानंद भारती में बोला क्या कि संशोधन होगा, ठीक। ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक और केस था मिनर्वा मिल्स, इसमें क्या, इसमें दिया न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, मतलब जो न्यायिक पुनर्वलोकन को संविधान का मूलभूत मतलब आधारिक ढांचा बताया। मतलब जो जैसे हम जानते हैं कि संसद अगर कोई कानून बनाती है और कोई व्यक्ति अगर उस कानून को चैलेंज करता है कि ये संविधान के खिलाफ है, या न्यायालय खुद से उस कानून का परीक्षण करती है कि ये संविधान के मतलब जो मापदंडों पे है वो खरा नहीं उतर रहा है और ये संविधान के इथी जो हमारा जो उद्देश्य है उसके विपरीत है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार होता है कि वो कानून को निरस्त कर सकता है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है, मतलब किसी भी कानून का परीक्षण करने का अधिकार जो होता है ये सुप्रीम कोर्ट को मिला है, यही है न्यायिक पुनर्वलोकन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जब आप देखोगे कि जो इंदिरा गांधी आई थी और उन्होंने जब आपातकाल लगाया था तो सुप्रीम कोर्ट से ये अधिकार छीन लिया गया था। बाद में जब 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको आधारिक लक्षण घोषित किया कि बोला कि नहीं ये संविधान का मूल ढांचा है, ठीक है, और इसको आप नहीं छीन सकते हैं कभी भी, मतलब कोई संशोधन करके आप छीन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो न्यायिक पुनर्वलोकन को संविधान का आधारभूत लक्षण किस केस में घोषित किया गया, मिनर्वा मिल्स में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार में आप लोग क्या करना है, बस इसको रटना है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है। समता का अधिकार में वही विधि के समक्ष समता, ये तो सर नॉर्मल चीज़ है, आप लोग पढ़े भी हैं बहुत बार, लूसेंट वगैरह सब में दिया हुआ है, ठीक है। बस इसमें एक ही चीज़ है जो मैं आगे मैं बताता हूँ कि कौन सा थोड़ा सा याद करना है, ठीक। ये वाला हाँ ये वाला देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता,
किसी व्यक्ति को उसके मतलब विधि द्वारा, जैसे मतलब कोई व्यक्ति है तो ऐसे नहीं है कि उठाए और कोई दोषी है उस तुरंत फांसी दे दें, नहीं, फांसी नहीं दे सकते हैं आप उसको, मतलब ऐसे दे सकते हैं, एक प्रक्रिया होना चाहिए कि उसको मौका मिले भाई प्रॉपर तरीके से, कि हाँ उसको भी अपना बचाव करने का अधिकार हो, कि हाँ एक मौका देते हैं कि तुम भी बताओ कि तुम गलत हो, क्यों नहीं तुमको फांसी दिया जाए, क्यों नहीं सज़ा दिया जाए। तो उस तरीके से, और किसी व्यक्ति को ना स्वयं के खिलाफ ना मतलब साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, या अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया, यही इसी को कहा जाता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब ऐसे नहीं बोला जाएगा कि तुम स्वीकार कर लो कि तुम ये मर्डर किए हो या ये गलत काम किए हो, ठीक है। और ये कोई पूर्व प्रभाव नहीं, जैसे मतलब कोई कानून है, जिस समय जो कानून लागू है उसी के अनुसार उसको सज़ा मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाद में कोई कानून बनाया और पहले कोई जुर्म किया था तो वो नए वाले कानून से आप उसको सज़ा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है, आप इसको पढ़िएगा तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए शिक्षा का अधिकार ये नया शामिल हुआ है, किस में शामिल हुआ है, 21 को बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो 21 को में है, इसको आप लोग याद करिए, ठीक है। हाँ ये वाला जो है, ये वाला निवारक निरोध, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। कुछ दशाओं में निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। देखिए इसमें मैंने यहाँ लिख दिया था, स्पष्ट नहीं दिया था, तो यात्रा का समय छोड़ के काउंट किया जाता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, तो लेकिन इसमें यात्रा का समय को घटा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये इसको ना निवारक निरोध भी कहा जाता है, कि मतलब किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही मतलब रोक देना, तो उसी को निवारक निरोध कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग कुछ संसद कानून बनाई थी, जैसे पोटा वगैरह जानते होंगे, कि मतलब शक के आधार पर किसी को लगे कि हाँ ये थी कोई आतंकवादी है या उग्रवादी है और ये कुछ गलत काम कर देगा, अगर इसको बाहर रखा जाएगा तो उसको हम लोग पकड़ के जेल में बंद कर देते थे, ये पोटा वगैरह के होता था। बाद में इस कानून को निरस्त कर दिया गया, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए हाँ अब देखिए इसमें ना मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम, ठीक, और ये थोड़ा सा शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है 23-24, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि 23 में कौन है, 23 में बीडी है और 24 में सीएल है। मतलब सीएल मतलब कारखानों में लेबर, मतलब जो चाइल्ड लेबर होता है, तो 24 में चाइल्ड लेबर है और 23 में क्या है, बीडी मतलब बलात् श्रम, ठीक है। बी से बलात् श्रम था और डी से दुर्व्यापार था। मैंने ऐसे ट्रिक बनाया था, आप लोग थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा था शायद दरोगा में ही कि हाँ कारखानों में नियोजन शायद या बलात् श्रम ऐसे ही पूछा था कि किस अनुच्छेद में है, तो उसमें मैं कंफ्यूज कर गया था और मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया था, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए धर्म की स्वतंत्रता, ये अंतःकरण, ये सब नॉर्मल चीज़ है, आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक। इसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी शिक्षक संस्थान स्थापित कर सकता है, वो सब दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद बात करेंगे, अनुच्छेद 32। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यों दिया गया भाई, क्यों ये दिया गया कि अगर मान लीजिए मूल अधिकार तो हम दे दिए, अगर हम उसको संरक्षण नहीं देंगे, कि मान लीजिए हम आपको कोई अधिकार दिए, अगर हम आपको कोई गारंटी नहीं दे कि अगर ये आपका अधिकार आपको नहीं मिलेगा ना, तो हम आपको मतलब आप यहाँ पे जा सकते हैं या आप यहाँ जाके अपील कर सकते हैं। तो यही चीज़ किया गया कि मूल अधिकार जब नागरिकों को दिया गया तो उनको एक गारंटी भी दिया गया अनुच्छेद 32 के तहत, कि अगर आपका उल्लंघन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, वहाँ से आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। तो इसी को बोला गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा देखिएगा, ठीक। अब देखिए हाँ ये वाला बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये वाला आपको याद करना है, क्वेश्चन पूछा भी था अभी, परमादेश वाला क्वेश्चन पूछा था, तो इसको थोड़ा सा पढ़ना है और इसको याद रखना है कि ये आखिर है क्या, ठीक है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है और इसमें क्या होता है, परमादेश में क्या होता है, प्रतिषेध में क्या होता है, उत्प्रेषण में क्या होता है, अधिकार परीक्षा में क्या होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देखिए वैसे मैं बता देता हूँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण में वही, अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए कोई भी व्यक्ति मतलब अपील कर सकता है कि आप जो गिरफ्तार किया व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष इति कीजिए, तो न्यायालय अगर मतलब ये वाला रीट जारी करती है तो उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। परमादेश में ये होता है कि न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक अधिकारी जो है या मतलब कोई ऑफिसर है वो अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहा है,
और उसके चलते किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो न्यायालय आदेश दे सकती है कि ये वाला काम तुम करो और तुम अपने मतलब कर्तव्यों का पालन करो। ठीक है। अब देखिए प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, तो अगर कोई न्यायालय है और उसके अधिकार क्षेत्र में कोई मामला नहीं आता है, जैसे जो संविधानिक जो उपबंध होते हैं और संविधान का जो कानून होता है उस पर न निर्णय करने का अधिकार कि ये कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक है, या संसद कोई कानून बनाए संवैधानिक, ये जो न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस पर फैसला देते तो ये अधिकार से बाहर हो जाएगा। तो इस यही अगर ऐसा कोई काम करती है ना जो नीचे वाले न्यायालय या उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, तो ऊपर वाला न्यायालय उसको रोक देता है, या उसको प्रतिषेध मतलब रोकना, प्रतिषेध मतलब रोकना होता है या प्रतिबंध लगाना, तो उसको ऐसा न्यायिक कार्य करने से रोकना ही प्रतिषेध कहलाता है। तो ये वाला रीट जारी होता है। ठीक है। अब देखिए उत्प्रेषण। अब जिसे होता क्या है कि मान लीजिए कोई न्यायालय था, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है, तो उसमें क्या होगा कि कोई मामला है और हाई कोर्ट को लगता है कि वो मामला जो है निपटाना ज़रूरी है, तो वो उस मामले को अपने यहाँ मंगा के और उसको निपटा के फिर वापस नीचे उस न्यायालय को भेज देगी कि ये मामले पे ये डिसीजन हाई कोर्ट का है, तुम ये इसको सुना दो। तो इसको उत्प्रेषण के तहत लाया जाता है। ठीक है। तो अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब इसमें पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी भी पोस्ट पे जाके कोई काम कर रहा है और पता चलता है कि उस पोस्ट पे रहने का उसको अधिकार नहीं है, तो अधिकार न्यायालय पूछती है कि तुम ये मतलब जो पोस्ट है किस अधिकार से ग्रहण किए हो। ठीक है। तो ये अधिकार परीक्षा मतलब अधिकार पूछा जाता है इसमें। ठीक है। और इसमें व्यक्ति तब तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता है कि जब तक वो जवाब ना दे दे और न्यायालय संतुष्ट ना हो जाए। ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 ये ध्यान रखिएगा। 226 उच्च न्यायालय के लिए होता है और 32 जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों के लिए होता है। ठीक है। मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए होता है। ठीक है। दोनों में एक अंतर होता है कि हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप मूल अधिकार को लेके जाइएगा तो वो इनकार नहीं कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट में जाइएगा तो वो इनकार कर सकती है। ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि मूल अधिकारों का संरक्षण जो है उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। हाई कोर्ट को नहीं कहा जाता है। कहा है कि हाई कोर्ट को 226 के तहत अब मतलब इनकार करने का अधिकार है, मतलब वो अपने रीट को नकार भी सकता है कि नहीं हम इसमें न्याय नहीं देंगे। ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम लोग को पता ही है कि सशस्त्र बल हो या पुलिस हो, दरोगा हो, ये लोग का मौलिक अधिकार का लिमिटेड हो जाता है। जैसे ही वो लोग ज्वाइन करता है तो वो सबसे पहले फॉर्म ही भरवा लेते हैं कि ये वाला सब अधिकार आपका आज से लिमिटेड हो गया है, और सरकार चाहे तो इसको मतलब इति भी कर सकती है, मतलब प्रतिबंधित कर सकती है, ये वाला मूल अधिकार आपको नहीं मिले। जैसे मान लीजिए 24 घंटा ड्यूटी, तो इसमें 24 घंटा ड्यूटी करवाएंगे वो लोग, या और भी बहुत सारा काम, अनशन नहीं कर सकते हैं, भाषण नहीं दे सकते हैं, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते हैं। तो ये सब मौलिक अधिकार है, लेकिन चूँकि इनको पहले ही इनसे इति करवा लिया गया है कि आप लोगों को ये अधिकार नहीं मिलेगा, तो सशस्त्र बल पुलिस वगैरह आदि लोगों को ये अधिकार नहीं मिलता है। ठीक है। चलिए ये इतना आज काफ़ी हो गया, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। फिर से हम लोग कल मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।